वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, अभी जो सीरीज चल रही है वो मिर्जापुर की सीरीज चल रही है, जिसका सीजन 1 और सीजन 2 ऑलमोस्ट एक्सप्लेन करके इस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। जहां आज बारी है सीजन 2 के आखिरी एपिसोड की। अगर मैं सच कहूँ तो गाइस, ये इतना लेंथी एपिसोड है और इतना बड़ा एपिसोड है कि इसके आराम से 2 हिस्से किए जा सकते थे। इस एपिसोड के अंदर बहुत कुछ दिखाया गया है। एक साथ में 3 से 4 स्टोरीज बता दी गई है, जहाँ पे किसी भी चीज का क्लोजअप हुआ ही नहीं है। हर एक चीज का सिरा छूट गया है आधी अधूरी के अंदर, और हर चीज तीसरे सीजन की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। लेकिन गाइस, मिर्जापुर जैसा एंटरटेनमेंट अभी तक तो किसी भी सीरीज में नहीं आया है। मैं इसके 3rd सीजन का काफी बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ, और जैसे ही 3rd सीजन आएगा तो मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही जल्द ले आऊंगी। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम मिर्जापुर सीजन 2 के लास्ट एपिसोड की तरफ चलते हैं, जहाँ पे इससे पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि मुन्ना ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने मकबूल की माँ को जाके मार दिया, और साथ में बाबर को तो मारने के लिए वो आया ही था। इस चक्कर के अंदर मकबूल गुस्से के अंदर त्रिपाठियों की कोठी के अंदर घुस गया था। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 10 की शुरुआत होती है। एपिसोड की स्टार्टिंग यहाँ बिहार के बलिया से होती है, जहाँ पे हम सबसे बड़े सीनियर त्यागी को देखते हैं, जहाँ पे उनके साले साहब उनके लिए मिठाई का डब्बा और इसी के साथ में एक कार्ड लेकर आए थे, जहाँ पे साले साहब बताते हैं त्यागी जी को कि इन्होंने जस्ट अभी एक इनॉग्रेशन किया है ड्राइविंग स्कूल का, जहाँ पे इन्होंने 8 गाड़ियाँ डाली है। तो आखिर नया सेटअप और नई गाड़ियाँ, ये सब कुछ एकदम से चाचा जी के पास में कैसे आ गया? सबसे बड़े त्यागी जब अपने साले साहब से ये क्वेश्चन पूछते हैं तो साले साहब इस बात को मजाक के अंदर उड़ा देते हैं। पीछे ही छोटा त्यागी खड़ा था, जो कि डर जाता है कि ये क्या किया मामा ने, आज तो ऑलमोस्ट हम लोग पकड़े ही जाते। यहाँ पे त्यागी अपने बड़े बेटे से बात करता है और कहता है कि जरा पता लगाओ कि आखिर इसके पास में इतना पैसा आया कहाँ से, और अगर इसने पैसा उठाया भी है तो इसे पैसा दिया किसने? कौन से चोर बाजार वाला इसे इतना पैसा दे रहा है? बड़ा त्यागी भी समझ गया था कि उसे कौन सा काम करना है। छोटा त्यागी यहाँ पे अपने मामा को उठा के साइड में लेके जाता है और कहता है कि आपने एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ क्यों बोले, और सबसे पहले तो आपने बताया ही क्यों? क्या आपके पेट में थोड़े दिन बाद टिक नहीं सकती थी क्या? तो मामा बोलते हैं कि अगर मैं नहीं बताता तो ये बात मार्केट के अंदर हमारे बताने से पहले ही भैया जी तक पहुंच जाती, तब वो हमारी और ज्यादा 12 बजाते। तब छोटा त्यागी कहता है कि आपने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, वो जरूर पता लगाएंगे कि पैसा कहाँ से आया है, संभालते रहना बैठ के। इसी के साथ में सीनिया कालीन भैया के घर पे शिफ्ट हो जाते हैं। बाबूजी सुबह की चाय की चुस्कियां ले ही रहे थे, और तभी यहाँ पे मकबूल मियाँ आते हैं, वो भी गजब वाली गन लेके सीधा शूटिंग करते हुए। बाबूजी के पास में गन रखी थी, लेकिन गन उठाने से पहले उनका हाथ जख्मी कर दिया गया था। बीना ऊपर से देखती है और पहले तो छुप जाती है डर के मारे कि अब आखिर वो क्या करेगी। लेकिन जब उसे पता चलता है कि मकबूल खुद ही बाबूजी को मारने के लिए आया है, तो बीना नीचे उतरती है और मकबूल को मना करती है और कहती है कि मकबूल तुम इन्हें नहीं मारोगे, ये बाबूजी है। तो बाबूजी बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बहू, या फिर कह सकते हैं कि जिस लेडी से वो इंटीमेट हुए थे, वो बाबूजी के लिए एक वक्त के लिए खड़ी हो गई है। तो बाबूजी खुश हो जाते हैं कि चलो बीना ने मेरी जान बचा ली। तब बीना मकबूल को कहती है कि मकबूल तुम बैठ जाओ, इन्हें तुम नहीं बल्कि इन्हें हम मारेंगे, इन्होंने हमारी जिंदगी बिगाड़ दी थी, पता नहीं क्या से क्या बना दिया हमें। बाबूजी तो अपने दोनों हाथ अपने सर पे रख के बैठ जाते हैं कि आज तो इनका हो गया काम। बीना आगे बढ़ती जाती है, जिसके बाद में बाबूजी कहते हैं कि मकबूल अगर हमें मरना है तो हम तुम्हारे हाथ से मरेंगे, हम किसी औरत जात के हाथ से कभी नहीं मरेंगे। लेकिन ये बात सुनते ही तो मकबूल जाके सोफे पे बैठ जाता है, ताकि वो बाबूजी से असली वाला बदला ले सके कि जैसा जैसा वो कह रहे हैं उनके साथ तो वैसा बिल्कुल भी ना हो। बीना आगे बढ़ती है, उसके हाथ में गन भी थी। बाबूजी अपनी गन उठाने के लिए जमीन पे गिर जाते हैं, तो बीना उनके आगे की कुर्सी भी गिरा देती है। तभी पीछे से अंदर वो काम करने वाली रतिया आती है, और वो बीना को एक बहुत बड़ा चाकू लाके देती है कि भाभी गन से तो जल्दी मर जाएंगे, इससे काटिए, इससे धीरे धीरे करके दम निकलेगा। यानी कि ये लड़की भी कितना ज्यादा दुखी थी इस बाबूजी से। इसी चक्कर के अंदर सब मिलके आज बाबूजी के खून के प्यासे हो गए। बीना आगे बढ़ती है और आखिरकार वो अपना बदला ले ही लेती है, जहाँ पे वो सबके सामने बताती है कि कैसे बाबूजी ने उसका गलत इस्तेमाल किया, उसे अपने साथ सोने के लिए बुलाते थे, जबकि ये सब चीजें वो डिजर्व नहीं करती थी। और फाइनली यहाँ पे सबसे बड़े त्रिपाठी का पत्ता काट दिया जाता है, जिसके बाद में सीनिया रॉबिन की शॉप पे शिफ्ट होता है। रॉबिन के पास में यह त्यागी मिलने के लिए आया था, और रॉबिन समझता है कि ये जूनियर त्यागी है, इसी कारण पैसे वैसे लेने आया होगा, क्योंकि हमेशा छोटा त्यागी ही यहाँ पे पैसे लेने के लिए आया करता था। लेकिन इस वक्त अपने छोटे भाई का पता लगाने के लिए बड़ा भाई आया था। रॉबिन अंदर जाता है, पैसे का बैग लाता है और कहता है कि अरे भैया हम ही कह दिया होता, हम आपको पैसे पहुंचा देते। और साथ ही में वो गोलू का भी नाम ले देता है कि आपकी बात कैसी चल रही है, और मैडम से सब कुछ बढ़िया चल रहा है, काम वगैरह सब बढ़िया चल रहा है। इतने के अंदर तो ये बड़ा त्यागी सब कुछ समझ जाता है कि जो छोटा है वो गोलू के साथ ही मिलके अफीम का बिजनेस कर रहा है, और अब तक ये बात किसी को पता तक नहीं चली। सीन जिसके बाद में गोलू और छोटे त्यागी के ऊपर ही शिफ्ट होता है। इस बार भी ये दोनों साथ में ही सोए थे, जहाँ पे छोटे त्यागी को तो गोलू बहुत पसंद आने लग गई थी, वो उसे प्यार करने लगा था। साथ ही में वो गोलू को बताता भी है कि तुम्हें लाला से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, वो यहाँ पे अपना पेट भरने के लिए कुछ भी कर सकता है। इनडायरेक्टली वे में गोलू ने उसे समझाया था कि लाला उससे डील करने के लिए आया था। इतनी ही देर के अंदर यहाँ पे मुन्ना का कॉल आता है गोलू के पास में, और वो उससे पूछता है कि आखिर गोलू कहाँ पर है। बाबर को मना किया गया था कि अभी कुछ महीनों तक वो अपने घर ना जाए, लेकिन इस बार भी ईद पे वो अपने घर चला गया, और वहाँ पे पहले से ही मुन्ना बैठा था, निपटा दिया उसने बाबर को। तब यहाँ पे गोलू भी गुड्डू को इन्फॉर्म करती है कि लाला से थोड़ा बच के रहना, अभी अभी उसने हमें साइड
हेड कट मारने की कोशिश करी है। त्यागी से डील सेट करने के लिए आए थे वो कि आज से हमारा कट हटा के ये दोनों एक लाइन में बिजनेस करेंगे। गुड्डू भड़क जाता है और कहता है कि ठीक है, हम अभी जाके लाला से बात करते हैं। गुड्डू जाता है लाला के पास में और पूछने लगता है कि आखिर आपको चाहिए क्या, हम आपको धंधा ला के दे रहे हैं तो आखिर आपको प्रॉब्लम किस चीज की है। जहाँ पे धंधे से लेते लेते बात यहाँ पे सीधा रिलेशनशिप तक पहुंच ही जाती है। घूम फिर के बात लाला इस बात पे पहुंचा देता है कि उसे गुड्डू पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कहीं ना कहीं उसकी बेटी अगर गुड्डू के साथ में रहेगी तो वो बहुत ज्यादा दुखी रहेगी। जहाँ पे गुड्डू का कहना था ऐसे तो आप अपनी बेटी को कहीं बाहर ही नहीं निकालेंगे, हमेशा घर के अंदर बैठा के रखेंगे। तो क्या आखिर शबनम भी यही चाहती है कि उसे हमारे साथ नहीं रहना? जाके पहले पूछिए एक बार उसे कि आखिर वो चाहती क्या है। और हमारे अंदर किसी भी तरीके की कमी नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें कालीन भैया से बदला लेना है वो तो हम लेके रहेंगे। इसी बात से तो लाला डरता है। गुड्डू के सर पे कालीन भैया से बदला लेने का खून सवार है तो वो कभी भी अपना परिवार नहीं बना सकता, क्योंकि अगर वो कालीन भैया के पास में झगड़ा करने गया तो पक्का किसी न किसी का खून तो होना ही है। इस चक्कर के अंदर लाला अपनी बेटी को क्यों फंसाए। जिसके बाद में सीन यहाँ वापस से मिर्जापुर के अंदर शिफ्ट होता है, जहाँ बहुत दूर किसी खुले मैदान के अंदर बाबूजी का दाह संस्कार किया जा रहा था। इस वक्त तक यहाँ पे कालीन भैया और बीना पहुंच चुके थे। देखते ही देखते अब मुन्ना और इसी के साथ में उसकी वाइफ यानी कि सीएम बनी हुई माधुरी भी यहाँ पे पहुंच गई थी। यहाँ एक तरफ तो चिता को जलाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ मुन्ना भड़क जाता है कि मकबूल ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन कालीन भैया कहते हैं कि सब कुछ मकबूल ने नहीं बल्कि तुमने किया है। आज तुम्हारे चक्कर के अंदर हम अपने पिताजी का अच्छी तरीके से दाह संस्कार भी नहीं कर पाए। हमारे मिर्जापुर बल्कि पूरे पूर्वांचल के अंदर हमें त्रिपाठियों को इतना ज्यादा माना जाता है, लेकिन इस तरीके से इनकी मौत की गई है कि किसी को बताने लायक नहीं रहे। अगर तुम उस दिन मकबूल की माँ को नहीं मारते तो इतना कुछ होता भी नहीं। इतना कुछ सुनने के बाद में तो मुन्ना कहाँ चुप रह पाता। जिसके बाद वो भी कंटिन्यूअसली बोलना शुरू करता है कि सारी गलती हमारी नहीं है, बल्कि मकबूल ने कौन सा अच्छा किया, वो ईमानदारी कर भी नहीं रहा था और अब तो हमें हमारा मिर्जापुर चाहिए ही चाहिए। जहाँ पे कालीन भैया कहते हैं कि अभी तो बाबूजी की आग ठंडी तक भी नहीं हुई है और तुम मिर्जापुर के ऊपर लड़ने के लिए आ गए, निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी। और वैसे भी तो अब तुम्हारी बीवी भी तो सीएम बन चुकी है, तुम्हें आखिर मिर्जापुर की जरूरत ही क्या है। जहाँ पे माधुरी मुन्ना को समझाने लगती है कि अभी आप यहाँ से चलिए, अभी हमें यहाँ पे नहीं खड़ा होना चाहिए। लेकिन मुन्ना भड़क जाता है और खुद के बाप को कहता है कि मिर्जापुर सिर्फ आपका नहीं है। मुन्ना यहाँ पे माधुरी को भी कहता है कि जिस चक्कर के अंदर 28 साल हम मिर्जापुर के इंतजार में बैठे थे, आज तुम्हारे पति बनने के कारण हम उस सपने को भूल नहीं सकते हैं। आज तुम पावर के अंदर हो, कल तुम पावर के अंदर नहीं रहोगी, फिर क्या होगा? हम क्या हमेशा तुम्हारे नाम से जाने जाएंगे? हमें मिर्जापुर चाहिए और वो तो हम लेके ही रहेंगे। इस चक्कर के अंदर मुन्ना की बहुत ज्यादा झड़प हो जाती है। इसी के कारण सीएम यानी कि माधुरी तो यहाँ से चली जाती है और बीना भी इस समय कालीन भैया को शांत करती रहती है कि अभी चुप हो जाइए, अभी मत लड़िए, अभी सब अपना अपना दिमाग शांत करिए। लेकिन बीना को मुन्ना का इंटेंशन साफ लग रहा था कि अगर वो मिर्जापुर का राजा बनना चाहता है तो उसे अपने आसपास कोई कॉम्पिटिटर नहीं चाहिए था। बीना के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी कि उसे बस अपने बच्चे को बचाना है ताकि आगे जाके वो इस गद्दी पे बैठ जाए। हालांकि इस वक्त बीना को इतनी इनसिक्योरिटी होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि उसका बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है। अगर मुन्ना 20 साल तक मिर्जापुर की गद्दी पे बैठ भी जाता है तो इससे फर्क क्या पड़ना था। लेकिन खैर वो इसी समय बीना राजा को कॉल करती है और कहती है कि जाके छोटे भैया को फटाफट से संभालो, ठीक तो है ना वो। राजा आता है और कहता है कि हाँ छोटे भैया तो आराम से सो रहे हैं। तब बीना समझा देती है कि मुन्ना बहुत गंदे गुस्से के अंदर घर पे आ रहे हैं और वो यहाँ के राजा बनना चाहते हैं, वो कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं। राजा तुम पूरी तरीके से तैयार रहो और भैया का ध्यान रखना। राजा फोन काटने के बाद में छोटे से बच्चे के पास में आ जाता है यानी खुद ही के बेटे के पास में और कहता है कि तुम्हारे लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, मार भी सकते हैं और मर भी सकते हैं। सबसे बड़े त्यागी को ये बात पता चल गई थी कि उसका बेटा यानी कि जूनियर त्यागी ने ही ये सारा काम किया है। अफीम का धंधा जिससे कि उसे इतनी नफरत थी वो सब कुछ उसने शुरू किया है और आखिर ऐसा उसने क्यों किया इस बारे में कुछ नहीं पता। जहाँ पे उनकी वाइफ बैठ के उन्हें समझाती रहती है कि आप थोड़ा शांत रहिए, आप थोड़ा अच्छे से बात करिए, वो बड़ा लड़का है, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। जहाँ पे त्यागी जी अपने वाइफ को बड़ी गंदी तरीके से जवाब देते हैं और कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं कि बड़ा लड़का तो बिल्कुल हमारे जैसा है, लेकिन छोटे लड़के के बारे में हमें कुछ नहीं पता कि आखिर वो किसका है। अब इतना गंदा इल्जाम लगने के बाद में तो ये आंटी भी चुप नहीं रहती और अपने हस्बैंड को बोल देती है कि आपकी बुद्धि तो आपके घुटने में है लेकिन आपके पास तो घुटने ही नहीं है, यानी कि उनकी हाइट के ऊपर एक बहुत बड़ा टॉन्ट। तो कहती है कि अब बुरा लगा ना आपको तो हमें भी इतना उल्टा सीधा मत बोला करिए, आप बस शांत रहिए, वो बच्चा है, अभी कुछ गड़बड़ कर दी है, उसे माफ कर दीजिए, वो अगली बार से नहीं करेगा। यहाँ पे पंडित जी और उनकी वाइफ बड़े खुश थे क्योंकि आज ये जाके लाला को और गुड्डू को अरेस्ट करने वाले थे, यानी कि गुड्डू अब लौट आएगा। इसी के साथ में गुड्डू और शबनम भी यहाँ पे एक साथ बैठे थे जो कि साथ बैठ के बात कर रहे थे कि आखिर ये कब तक एक दूसरे का साथ निभा पाएंगे। क्या गुड्डू ये सब कुछ छोड़ के शबनम को चूज कर पाएगा, यानी कि कालीन भैया से अपना बदला भूल के क्या वो अपनी नई फैमिली बसाना चाहता है। सेम टाइम पे सीन यहाँ कालीन भैया के ऊपर शिफ्ट होता है जहाँ एक तरफ बीना भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो बीना को अपने पास बिठा लेते हैं और कहते हैं कि थोड़ी देर हमारे पास ही बैठो। वो बीना को कहते हैं कि आज हमें बहुत बुरा लग रहा है, बाबूजी भी हमें छोड़ के चले गए और अब हम सोच रहे हैं कि हम मिर्जापुर मुन्ना को दे दें। अगर इतना झगड़ा होता है इस गद्दी के पीछे तो फिर आखिर मुन्ना ही इस चीज को ले ले तो ज्यादा ठीक है। हमें जितना राज करना था हमने कर लिया, अब हमें ये सब नहीं करना, अब हम बहुत ज्यादा थक गए हैं, अब बस हम आराम करेंगे। बीना अब इस वक्त आखिर क्या कहती, इसी के कारण वो कालीन भैया की हाँ में हाँ मिला देती है कि आप जो भी सोच रहे हैं बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, मुन्ना भैया संभाल लेंगे सब कुछ। यहाँ दूसरी तरफ गुड्डू शबनम को कहता है कि अभी के लिए तो हमें कुछ नहीं पता कि आखिर हम किसे चूज करेंगे, लेकिन हम अपना बदला बिल्कुल नहीं भूल सकते। इसी वक्त गुड्डू के पास में बीना का कॉल आता है और वो कहती है कि वक्त आ गया है यहाँ पे आने का, परिवार बहुत ज्यादा कमजोर
कमजोर है, परिवार वापस से ताकतवर हो जाए उससे पहले तुम लोगों को आना पड़ेगा, बस हमारी डील मत भूलना। असल के अंदर बीना ने जो डील करी थी, यानी कि 2-3 एपिसोड पहले भी मैंने इस डील के बारे में बात करी थी, तो बीना की डील ये थी कि मिर्जापुर के अंदर घुसने में बीना गुड्डू की मदद करेगी, लेकिन इसके बदले में जब बीना का बेटा बड़ा हो जाएगा तो मिर्जापुर की गद्दी गुड्डू को बीना के बेटे को देनी ही पड़ेगी। और गुड्डू इस चीज के लिए बिल्कुल हाँ था। फाइनली वो वक्त आ ही गया था जब गुड्डू को अपना बदला लेना था, इसी के साथ में मिर्जापुर भी चाहिए था। तो इसी के कारण वो शबनम को नहीं चूज कर पाता, क्योंकि एक बार वो इस मैटर से फ्री हो जाए उसके